हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब किसी चालक को किसी बैटरी के द्वारा जब किसी चालक को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है जब किसी चालक को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव बैटरी के विभव के द्वारा आवेशित बैटरी के विभव के द्वारा अनुगमन वेग से अच्छा जब किसी चालक को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है जब किसी चालक को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के विभव के कारण तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के विभव के कारण तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के विभव के कारण अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। बैटरी के विभव के कारण अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं जिसके कारण चालक का ताप जिसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है जिसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है जिसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है और बैटरी की विद्युत ऊर्जा और बैटरी की रासायनिक ऊर्जा और बैटरी की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है परिवर्तित होने वाली इस ऊर्जा को ही परिवर्तित होने वाली इस ऊष्मा को ही चालक की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं चालक की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं को ही चालक की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं चालक की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं पैराग्राफ चेंज कर लो
चालक की वैद्युत ऊर्जा का मान चालक की वैद्युत ऊर्जा का मान चालक को दिए गए वैद्युत विभव चालक को दिए गए वैद्युत विभव और उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। और उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। यदि वैद्युत ऊर्जा कैपिटल W हो यदि वैद्युत ऊर्जा कैपिटल W हो तो कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। कैपिटल W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। फार्मूला पुराना भी है, कोई नया फार्मूला नहीं है, कई बार इसको पढ़ चुके हैं। W बराबर V इंटू क्यू, यानी जो कार्य किया जाएगा वही कार्य जो होगा वो वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब अगर W बराबर V इंटू क्यू है, अभी इसी चैप्टर में कक्षा 10 में भी पढ़े हो कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, यानी विद्युत धारा I का मान दिखा चुके हैं। और अगर यहाँ से Q का मान निकाला जाए तो होगा IT, मान रख दो इसमें। तो W इज इक्वल टू V और Q का मान हो गया IT। एक फार्मूला ये भी हो गया वैद्युत ऊर्जा का, W बराबर VIT। और भी हो सकता है ओम का नियम, V इज इक्वल टू I इंटू आर पढ़ते हैं। V का मान अगर रख दिया जाए तो W बराबर V की जगह पर I इंटू आर और IT, यानी W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला ये भी हो गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। या अगर यहां से आई का मान लेकर निकाल लिया जाए, जैसे यहाँ से मान लो ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर है, तो अगर I का मान निकालेंगे तो होगा V अपान आर। इसी फार्मूले में अब की बार I का मान रख दिया जाए तो W इज इक्वल टू V इंटू आई का मान V अपान आर इंटू टी। तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये हो जाएगा तीसरा फार्मूला, चौथा जो भी हो। यानी वैद्युत ऊर्जा के इतने फार्मूले होते हैं। W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर वी आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी एंड W बराबर V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। अब यहाँ पे देखो जो भी वैद्युत ऊर्जा मिली हुई है वो W के पदों में है। अगर सारी ऊर्जा का मान W के पदों में है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य है, और इस स्थिति में वैद्युत ऊर्जा का मान जो होगा वो जूल होगा। कब? जब वैद्युत ऊर्जा को रिप्रेजेंट किया जाए कैपिटल W से। लेकिन यहाँ जो कक्षा 10 में, सॉरी कक्षा 10 में नहीं, कक्षा 11 में जूल का जूल का नियम दिखाया गया, और जूल के नियम में बताया गया था कि W बराबर J इंटू क्यू होता है। यानी किसी भी वस्तु के ताप को या तो उसके ऊपर कार्य करके बढ़ाया जा सकता है या तो फिर उसको गर्म करके बढ़ाया जा सकता है। उसी में फार्मूला लिखाया था हमने W बराबर J इंटू क्यू, जहाँ पे J जो होता है वो जूल कांस्टेंट होता है और इसका मान होता है 4.2। इसका मतलब ये कहने का कि अगर इस पूरे कार्य में
4.2 से भाग कर दिया जाए तो ये जो कार्य है वो बदल बदल जाएगा उष्मा। उष्मा मतलब हीट में। तो अगर कार्य पूछ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा पूछ रहे हैं, तो ये सारे फार्मूले को यूज करना है। और अगर उष्मा पूछ रहे हैं, हीट, एच का मान पूछ रहे हैं, तो फिर एच के लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एच बराबर डब्ल्यू अपान 4.2। तो लिख लो चाहे नहीं भूल जाओगे। यदि चालक की ऊष्मा कैपिटल एच हो, यदि चालक की वैद्युत ऊष्मा कैपिटल एच हो, यदि चालक की वैद्युत ऊष्मा कैपिटल एच हो, तो एच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान 4.2। तो H इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान 4.2। यानी जब ऊष्मा का मान पूछेंगे तो जो भी कार्य निकलेगा उसमें अगर 4.2 से भाग कर दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। अब चाहो तो किताब में ऐसे मिल सकता है कि H और W के इतने ढेर सारे मान हैं, जब H का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा V इंटू क्यू अपॉन 4.2 या वी आई टी अपॉन 4.2 या आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन 4.2। तो ये सबसे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना जानो कि अगर कार्य को ऊष्मा में बदल रहे हैं तो हमें 4.2 से भाग करना पड़ेगा, बाकी फार्मूले से कोई लेना देना नहीं। तो ये था वैद्युत ऊर्जा। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल कैलोरी, जूल कैलोरी होता है। जूल कामा कैलोरी होता है, जूल कामा कैलोरी होता है। जबकि जबकि व्यवहारिक मात्रक के रूप में, जबकि व्यवहारिक मात्रक के रूप में इसे किलोवाट घंटा, इसे किलोवाट घंटा या यूनिट के रूप में भी बदला, यूनिट के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, या यूनिट के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, या यूनिट के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तथा यूनिटों की संख्या को, तथा यूनिटों की संख्या को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा, तथा यूनिटों की संख्या को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अतः एक यूनिट बराबर, अतः एक यूनिट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा और अपान में 1000 यानी 1000। आगे लिखो एक यूनिट को ही, एक यूनिट को ही किलोवाट घंटा भी कहते हैं, एक यूनिट को ही किलोवाट घंटा
कहते हैं तथा इसका मान आवाज जा रही है? चलो एक बार फिर से मिला लो। एक यूनिट को किलोवाट घंटा में भी व्यक्त किया जाता है और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 गुणे 10⁶ जूल। अगली नंबर हेडिंग डाल दो, वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति अथवा इलेक्ट्रिक पावर किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की दर को ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत शक्ति को कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत शक्ति को कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत शक्ति को कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। अतः कैपिटल P इज इक्वल टू W अपॉन T। आगे लिखो, वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। तथा इसके अन्य बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट तथा अश्वशक्ति। किलोवाट, मेगावाट तथा अश्वशक्ति भी होते हैं।
किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट तथा अश्व शक्ति भी होते हैं। अतः 1 किलोवाट इज इक्वल टू यानी कहने का मतलब कि 1 किलोवाट का मान बराबर होगा 10 की घात 3 वाट के। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट एंड 1 एचपी, एचपी मींस हार्स पावर, और हार्स पावर का मतलब अश्व शक्ति, बराबर होगा 746 वाट। ये जो हार्स पावर है ये इंजन में, मोटर में, इन सब चीजों की जो शक्ति नापी जाती है वो हमेशा एचपी में नापी जाती है, हार्स हार्स पावर में। यहाँ पे फार्मूला लिखे हो P बराबर W अपॉन T, और इसी P बराबर W अपॉन T से मात्रा निकाला गया है जूल पर सेकेंड। तो चाहे जूल पर सेकेंड का हो, चाहे वाट का हो, चाहे अगर बड़े मात्रा में यूज कर रहे हो तो किलो वाट का हो, मेगा वाट का हो, हार्स पावर का हो, बहुत सी चीजें हैं अलग अलग। अब रही बात यहाँ की P बराबर W अपॉन T है। W वैद्युत ऊर्जा है, अभी दिखाए जस्ट इससे पहले। वैद्युत ऊर्जा के लिए शायद 3 या 4 फार्मूला निकाला गया है। तो अगर पहला मात्रक रखा जाए, पहला फार्मूला रखा जाए, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी, ये वैद्युत शक्ति का दूसरा सूत्र हो जाएगा। या P इज इक्वल टू W का दूसरा फार्मूला वी आई टी था, वी आई टी अपॉन टी से टी कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू वी आई दूसरा सूत्र, या P इज इक्वल टू W का मात्रक आई स्क्वायर, W का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी था, तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी से टी कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और लास्ट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी था, अपॉन एक टी और हो जाएगा ये वाला, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। इतने फार्मूले होंगे वैद्युत शक्ति के, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से यूज किया जाएगा। उतार लो। तो P इज इक्वल टू हो गया वी आई, P बराबर V इंटू क्यू अपॉन टी, या P बराबर आई स्क्वायर आर, या P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फार्मूला सवाल को लगाने में सबसे ज्यादा यूज होता है। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग डाल दो, अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन।
क्लियरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्लियरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी, इसको लिखाएंगे अगले टर्न पर। ये चैप्टर खत्म हो गया है और इस खंड का आखिरी चैप्टर होगा किरचॉफ का नियम। उसी को पढ़ाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा का पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा और अगला यूनिट जब स्टार्ट होगा तो अगले यूनिट का नाम होगा चुंबक मैग्नेटिज्म। यानी सिर्फ अगले टर्न की बात और है, अगले टर्न के बाद जो है अगला यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में पूछ लो जो कुछ पूछना हो। अगला सवाल क्या था मैथ्स में? सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 तो तुम लोग लगा सकते हो, थोड़ा सिर्फ बड़ा होगा। देखो कह रहे हैं y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं है, 1 है, इज इक्वल टू 1। y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बराबर में प्रूफ करना है इतना। चलो देखा जाएगा इतना। इसमें मान लो जैसे कल माने थे x बराबर साइन ए और y बराबर साइन बी, और देखो कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है मानने से। अगर y का मान यहाँ पे रखना है तो y का मान साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस x का मान साइन ए और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो साइन बी और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा समीकरण नंबर 1 से cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को उससे बाहर निकालोगे cos से हो जाएगा फिर प्लस साइन ए और इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को cos बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी हो जाएगा क्या ये, इसको पहले लिख लो साइन ए इंटू cos बी प्लस cos ए और इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1। साइन इज इक्वल टू, साइन को अगर इधर ले जाया जाए तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, ए का मान रखो, ए का मान रखोगे तो साइन इधर जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बी का मान रखेंगे साइन इधर जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। उतार लो, यानी अब बन गया है, अब सिर्फ डिफरेंशिएट करना बाकी है।
अगली एक्सरसाइज की फोटो भेजो, नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पर। अगली प्रश्नावली की फोटो भेजो, व्हाट्सएप करो इसी नंबर पर। इसके बाद की जो प्रश्नावली है, चलो साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 है, इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट हुआ और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस को अंदर करो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर निकाला जाए तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पूरा 1 में, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स माइनस को इधर पछाड़ कर लो प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यही प्रूफ करना था। बहुत सही है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कह रहे हैं कि cos y इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू x इंटू cos a प्लस वाई, cos y इज इक्वल टू x इंटू cos a प्लस वाई। तो सिद्ध करना है इतना। ठीक है, ठीक है, cos y इज इक्वल टू x इंटू cos a प्लस वाई है। तो चलो पहले ट्राई करो, कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करना। x जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा जो है वो सेकंड फंक्शन है, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो। cos y का डिफरेंशिएशन है, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे, तो ये cos y का माइनस sin y हो जाएगा, इनटू में लिखना पड़ेगा dy बाई dx इज इक्वल टू x है फर्स्ट फंक्शन, दो फलन के गुणनफल का फार्मूला, प्रथम फलन x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन cos a प्लस वाई का माइनस sin a प्लस वाई, फिर x मान के इसको किए थे, कहने मतलब y मान के इसको किए थे, y तो था नहीं, था क्या चीज वो a प्लस वाई, तो a का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन
प्लस द्वितीय फलन cos a प्लस वाई और इंटू प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन x है और x का अवकलन हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बचा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई का गुणा 0 में, तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस cos a प्लस वाई। उतारो। इसके बाद जहां जहां dy बाई dx है उसको साथ में रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो इसका मतलब ये कि ये माइनस को इधर ले आओ, प्लस कर लो x इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ बचेगा cos a प्लस वाई, कॉमन कर लो डी वाई बाई डी एक्स, बचेगा x इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू cos a प्लस वाई। उतार लो। तो यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला जाए तो होगा cos a प्लस वाई और अपान में एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। और इसमें एक शर्त यह है कि cos a का मान 1 होना चाहिए। तो cos a का मान 1 होना चाहिए, इसका मतलब कि cos a आना चाहिए कहीं ना कहीं। cos a आ सकता है। चलो ठीक, देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सवाल था हम लोगों का cos y इज इक्वल टू a cos a प्लस वाई। यहाँ पर अगर cos a प्लस वाई है तो cos a प्लस वाई का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो cos a इंटू cos वाई माइनस साइन a इंटू साइन वाई, और प्रूफ करने में आना चाहिए cos स्क्वायर a प्लस वाई।
चलो ऐसा करो, इस सवाल को भी छोड़े रहो, इस पर टाइम खराब होगा, तुम लोग का नेट खराब होगा। अभी इसको हम व्हाट्सएप कर देंगे लगाकर। अगली प्रश्नावली भेजे हुए हैं लड़के, उसको बता दिया जाता है। इसको भी छोड़े रहो, इसको हम व्हाट्सएप कर देंगे लगा के, तुम उतार लेना। हाँ हाँ, एक्स बराबर करके ही आएगा, एक्स बराबर करके ही आएगा। उसको एक्स के सापेक्ष नहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई के सापेक्ष करेंगे। अभी करके भेज देंगे ना, समझ में आएगा तो पूछ देना। हाँ, वाई के सापेक्ष करो, जो डी वाई बाई जो डी एक्स लिखते हैं वही चीज आएगा डी एक्स अपान डी वाई, और बाद में उसको पलट देंगे। इसको लगा के भेज देंगे, समझ लेना, ना समझ पाना तो पूछ लेना अगली क्लास में। अब देखो जो अगली एक्सरसाइज है, अगली प्रश्नावली, वो भी प्रश्नावली जो है वो थोड़ा हट के है, तो इसको भी कायदे से समझना पड़ेगा कि अगली प्रश्नावली में क्या कह रहे हैं। अगली प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला उतार लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, या इसी फार्मूले को कहीं कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखा हुआ पाओगे। उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब समझो यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन जो है वो टी के पदों में, और अगर थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि जो सवाल दिया जा रहा है वो थीटा के पदों में। फार्मूला दोनों उतार लो, एक सवाल बता देंगे तो समझ में आएगा। पहले फार्मूला दोनों उतार लो, डी वाई बाई डी एक्स डी टी के पदों में और एक डी थीटा के पदों में। पहला सवाल है x इज इक्वल टू 4t, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपान टी, 4 अपान टी। देखो अभी तक जो अवकलन पढ़ रहे थे वो अवकलन हम लोगों का सिर्फ एक फलन के लिए था, और अब हम लोगों को एक फलन नहीं दो फलन मिलेगा, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन। एक फंक्शन x है और एक फंक्शन y है, दो फंक्शन मिल रहा है, इसलिए ये कहलाएगा डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन। और जब डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा सवाल में पहचान भी जाओगे, एक x के पदों में अलग से देंगे और एक y के पदों में अलग से देंगे, तो सवाल देख के पहचान जाना कि ये सिंगल फंक्शन है कि डबल फंक्शन है। तो ये डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन है। जब डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन सवाल आएगा तो हमेशा फार्मूला यूज करेंगे dy बाई डी एक्स इंटू सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और अगर थीटा के पदों में होगा तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो वो चीज ठीक है। देखो यहाँ पर जब अवकलन शुरू किए थे तभी हमने बताया था कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग बार बार लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसको डिफरेंशिएट करने जा रहे थे? y को, तो इसलिए लिखा जाता था dy। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसलिए लिखा जाता है dx। तो dy बाई dx हो जाता था। dy बाई dx का मान लिखते थे 2x।
इसका मतलब ये हुआ कि जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको बटे में लिखते हैं और उसी को हमेशा फंक्शन मानते हैं। यहाँ पर x बराबर 40 मिल रहा है, x बराबर 40, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। हमेशा याद रखना x बराबर 40 लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए थे, तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, y को, तो dy लिखे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t है तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, x को, तो dx लिखेंगे अपान में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, तो dt हो गया dx अपान dt। बाकी बचा जैसे करते हो वैसे ही जो बताया था हमने स्टार्टिंग में कि अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट तो x को ही फंक्शन मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट जब हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो t तो फंक्शन हुआ, तो जैसे x को डिफरेंशिएट करते थे x का अवकलन हमेशा 1 होता था जब x के सापेक्ष करते थे। यहाँ पर t के सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 4 इंटू t का डिफरेंशिएशन 1 यानी dx अपान dt का मान पता चल गया सिर्फ 4। अभी तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे, अब इधर आ जाओ फिर से लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x को डिफरेंशिएट किए तो dx अपान dt लिखे, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग dy बाई dt। इसका मतलब t के सापेक्ष कर रहे तो t तो फंक्शन है, t को ही फंक्शन मानना है, इसके अदर अगर कोई चीज आएगी तो उसको कांस्टेंट मानेंगे। 4 अपान t लिखा हुआ है तो अगर 4 अपान t लिखा हुआ है तो 4t को ऊपर लेके जाएंगे तो 4t पावर -1 हो जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे 4, जब घात को डिफरेंशिएट करते हो तो घात पहले लिखते हैं, -1 है घात तो -1 पहले लिखोगे, फिर घात में से एक कम करोगे -1 तो dy बाई dt इज इक्वल टू 4 का गुणा -1 में -4 हो गया t की पावर, -1 में -1 हटा दिए -2 हो गया। तो ये जो मान निकला वो मान निकला dy बाई dt का। dx अपान dt का मान पता चल गया x वाले से, dy बाई dt का मान पता चल गया y वाले से। अब फार्मूला लगाओ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt का मान ये है -4 गुणे t की पावर -2 इंटू यहाँ पे देखो dt अपान dx और यहाँ पर मान जो निकाले हो तो dx अपान dt, dx अपान dt का मान 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मान पूछ रहे हैं वो dt बाई dx है, इसी को पलट दो और इसी इसी पैटर्न पर वो सवाल भी लगेगा जो छोड़े हैं, वहां पर भी उल्टा डिफरेंशिएशन करना था, सवाल तो पहले आ गया dx अपान dy, जो dy बाई dx निकालते थे उसको dy बाई dx का निकाल कर dx अपान dy निकाल दो तो आसानी से आ जाता। तो जो dx अपान dt है इसको अगर पलट दिया जाए तो dx अपान dt पलट के हो जाएगा dt बाई dx। उस स्थिति में इसका मान भी पलट जाएगा, जो 4/1 है dt बाई dx का मान आ जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस t की पावर -2 और यही आंसर होगा। उतारो। सवाल नंबर 2,
मिटा दिया जाए। अच्छा थक गए क्या? दिमाग खराब हो ही जाना चाहिए ना, क्या फायदा पढ़ने लिखने से। हाँ ये बात सही है। हाँ ये बात सही, ज्यादा पढ़े नेट पैक खत्म हो जाएगा। चलो ज्यादा, एक ही सवाल बताएंगे बस, खाली और नहीं बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। x बराबर 280 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4, 80 की पावर 4। तो सवाल को देख के सीधा सीधा पहचान जाओ कि हाँ ये डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन है। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। x को करने जा रहे हो dx बाई t के रिस्पेक्ट में है तो dt इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर। अब यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है, जैसे x को करते थे वैसे ही करो। अगर x स्क्वायर होता तो 2x लिखते, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4at। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, y को करने जा रहे हो तो dy बाई dt इज इक्वल टू a। जैसे x की पावर 4 होता तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता, t की पावर 4 है तो t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब हो जाएगा। फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले में एक बार फिर से रख दो, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt का मान 4a t क्यूब और इंटू dt बाई dx, इसी को पलटा जाता है, हमेशा हर सवाल में पलटेंगे। dx अपॉन dt का मान निकालेंगे, बाद में उसको पलट देंगे, तो जो 480 अपॉन 1 था वो हो जाएगा 1 अपॉन 480। 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से एक घात कैंसिल हो गई, तो dy बाई dx इज इक्वल टू t स्क्वायर। ये आंसर। अब ऐसे सवाल नंबर 3 4 5 6 7 लगा लेना तुम लोग, सवाल नंबर 15 तक। इतना तो आसानी से आ ही जाएगा। 15 तक अगर आ जाएगा तो 16 से फिर कल बताया जाएगा। जय अल्लाह के राह पर राजगात मुझे रमजान मुबारक कमाई पर कर दे क्या। हाँ तुम लोग कह रहे हो नेट पैक खत्म हो जाएगा तो कल पढ़ाएंगे, नहीं तो हम तो खत्म कर देते अभी। हाँ नहीं, बाकी लोग का नेट पैक खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, बाकी कल